IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको हम तैयारी करवा रहे हैं सिंगेज बुक के थ्रू। ये पूरा 11th-12th मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करते हुए एक डिटेल्ड तैयारी आपकी हम कराते हैं। सिंगेज बुक्स का कलेक्शन 5 किताबों का कलेक्शन है। ये 5 किताबें हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम ये सारी तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। मतलब हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपकी बुक है, जिसका 7th यानी फाइनल चैप्टर आपका चल रहा है हाइपरबोला, उसमें हम थ्योरी कवर कर चुके हैं और अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइजेस। सारे तरह के क्वेश्चंस हम केटर करेंगे, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, मैट्रिक्स मैच टाइप हो या लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हो। और उसके बाद हम शिफ्ट होंगे JEE एडवांस्ड के हाइपरबोला चैप्टर से पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर। और आपको यकीन दिलाएंगे कि एग्जाम टफ नहीं है, ये एग्जाम आसान है अगर ठीक से प्रिपरेशन की जाए तो। विद दैट देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए क्या अनफोल्ड करता है और क्या लेकर आता है। ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। वो लिख रहा है एक हाइपरबोला जिसके ट्रांसवर्स एक्सिस की वो आपसे बात कर रहा है। ठीक है सर, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ उसने कह दी है कितनी है भाई? सर वो है आपकी 2 sin थीटा। और उसने एक बहुत मज़ेदार बात कही, आप आगे पढ़ पा रहे हो। वो कह रहा है वो कनफोकल है। कनफोकल का मतलब क्या होता है सर? आई होप मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कनफोकल का मतलब आप सब बहुत भली भांति, बहुत अच्छे से, परिपूर्ण तरीके से जानते हैं कि सर अगर एक एलिप्स और एक हाइपरबोला कनफोकल है तो बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। सर बहुत सारी मतलब क्या क्या बातें? बहुत सारी मतलब जनाब, पहली बात तो ये कि ये हाइपरबोला और ये एलिप्स ऑर्थोगोनल होंगे। सर ऑर्थोगोनल क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है अगर एक हाइपरबोला और एक एलिप्स ऑर्थोगोनल हो तो वो कनफोकल होते हैं, या वाइसा वर्सा। हमने दोनों रिलेशन बहुत डिटेल्ड मैनर में पढ़े हैं, अगर आप भूले नहीं हैं तो। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से याद है। अब उसने क्या कहा? उसने आपको इस हाइपरबोला के ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दी है। ठीक है सर, इस हाइपरबोला के ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हमें दे दी है 2 sin थीटा। उससे क्या करेंगे? उससे जो भी करेंगे, पहले इस एलिप्स के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखो। आई होप आपने क्वेश्चन स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट किया होगा और खुद से भी ट्राई किया होगा, है ना। आई मूव असाइड इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, और आपको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए ताकि आप स्क्रीन पॉज करके खुद से एक बार अटेम्प्ट जरूर करें। पढ़िए जरा क्या लिख रहा है वो। एक हाइपरबोला जिसके ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2 sin थीटा है, यानी अगर हाइपरबोला की इक्वेशन जो होती, अगर मैं मान लूँ जो भी है, कुछ भी होता, वो जो भी होती है, अगर मैं पहले इसे देखूं, मैं पहले इसे क्यों दिखाना चाह रहा हूं? ताकि आपको मैं हाइपरबोला तक पहुंचने में हेल्प कर पाऊं। देखो 3x² + 4y² = 12। अगर आप इसे रीराइट करें तो ये हो जाता है सर x² अपॉन 3 का 12 4 टाइम्स, और y² अपॉन, तो ये हो जाता है 4 का 12 3 टाइम्स = 1। आई होप आप देख पा रहे हो बहुत आराम से। ये एक आपका स्टैंडर्ड एलिप्स है। स्टैंडर्ड एलिप्स से क्या तात्पर्य है सर आपका? आप देखो a² b² से बड़ा है, मतलब a b से बड़ा होगा, यानी कि आप देख रहे हो आपका ये स्टैंडर्ड एलिप्स, यानी आपका मेजर एक्सिस x एक्सिस और माइनर एक्सिस आपका y एक्सिस होना तय है। अब हम जानते हैं दोनों फोकाई जो आपके एलिप्स की होंगी वो आपके मेजर एक्सिस पर लाई करेंगी, और अगर वो फोकाई कॉन्फोकल है, मतलब ये जो एलिप्स है ये अगर किसी हाइपरबोला के साथ कन्फोकल है, मतलब उस हाइपरबोला के भी फोकाई वही होंगे जो इस एलिप्स के फोकाई हैं। यही कन्फोकल का मतलब होता है। और इससे हमें एक आइडिया और मिलता है कि अगर आपके हाइपरबोला और एलिप्स कन्फोकल हैं, कॉन्फोकल है, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करना चाहें, तो उस केस में ये दोनों ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल मतलब जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, हाइपरबोला और एलिप्स, वहाँ पर जो एलिप्स की टेंजेंट होगी वो हाइपरबोला का नॉर्मल होगा, और जो हाइपरबोला का ऑफकोर्स टेंजेंट होगी वो एलिप्स का नॉर्मल होगा। ये बात हम बड़े डिटेल्ड मैनर में डिस्कस करते आए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो क्या, इस एलिप्स को देखिए, इस एलिप्स को देखिए। इस एलिप्स को देखकर जो मुझे आइडिया लग रहा है वो क्या, कि सर इसमें ए की वैल्यू, अगर एलिप्स के लिए मैं ए की वैल्यू निकालूं, है ना, तो ए कितना आता है सर? a² आ रहा है 4 और b² आ रहा है 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगर मैं एलिप्स की एसेंट्रिसिटी निकालूं, क्यों? क्योंकि मैं फोकाई तक जाना चाह रहा हूं, जिसमें शायद मुझे ये भी हेल्प करेगा, है ना। तो अगर मैं एलिप्स की फोकाई तक जाना चाह रहा हूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई? एलिप्स की फोकाई क्या होगी आप जरा बताएं। सर एलिप्स की जो फोकाई होगी उसमें हम जानते हैं एसेंट्रिसिटी का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 1। हाइपरबोला में जो आपका होता है 1 + b² अपॉन a²। एलिप्स में क्योंकि एलिप्स की एसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है तो ये हो जाएगा 1 - b² अपॉन a²। So in case if I were to figure out the eccentricity of the ellipse, it would have been clearly कितना स्टूडेंट सोच के बताइए। सर e² होगा 1 - 3/4, है ना।
3/4 मतलब क्या, ये 1/4 हो जाएगा और 1/4 का अंडर रूट कितना होगा 1/2। तो एलिप्स की इसेंट्रिसिटी जो आती है वो आती है 1/2, है ना। प्लस माइनस 1/2 लिखने का कोई पॉइंट या सेंस ही नहीं है, क्योंकि आपके कोनिक सेक्शन के जो कर्व्स होते हैं इनकी इसेंट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। अब क्या, अगर मुझे ई पता चल गया है तो क्या मुझे, आपको ए पता है, बिल्कुल पता है सर, ए और बी भी पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से अगर आपने मुझसे ए पूछा होता तो मैं कहता ए जो है वो 2 है। अगर ए 2 है तो मैं एलिप्स की फोकाई ढूंढूं अगर, तो एलिप्स और हाइपरबोला दोनों में एक बड़ी मज़ेदार सी बात है कि जो फोकाई आपकी होती हैं वो प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 होती हैं। और अगर यहाँ पर आप देखें तो सीधी सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, गौर से देखो, बड़ी सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, ई है 1/2 और ए है 2, तो 2 इंटू 1/2 1, तो जो आपके फोकाई होंगी वो प्लस माइनस 1,0 होंगी। ये किसकी फोकाई हमने निकाली है, ये हमने फोकाई निकाली है एलिप्स की। बट क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर यही सेम चीज़ें हाइपरबोला के लिए भी ट्रू होंगी, क्योंकि हाइपरबोला की भी फोकाई प्लस माइनस 1,0 ही होंगी, क्योंकि आपके एलिप्स और हाइपरबोला कैसे हैं सर, एलिप्स और हाइपरबोला कनफोकल हैं। क्या ये पॉइंट आप सब डाइजेस्ट कर पा रहे हो, इस बात से तो कोई परेशानी नहीं है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात, उसने एक हिंट आपको देने की कोशिश करी, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये तो आपका एलिप्स है, अगर मैं हाइपरबोला तक जाऊँ तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या मैं मान सकता हूँ, जैसे कि x² अपॉन, लेट्स से उसके a और b अलग होंगे तो उन्हें मैं कैपिटल A और आई एम रियली सॉरी हाइपरबोला है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव साइन माइनस y² अपॉन b²। सर आपने यही हाइपरबोला क्यों माना, आपने कुछ और इक्वेशन क्यों नहीं मानी? मेरा कहना है क्योंकि ये कनफोकल हैं, तो अगर इसके फोकाई एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं तो इस हाइपरबोला के फोकाई भी एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे, मतलब इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस ही होगा। तो तय बात है आपका सेम मैनर में चीज़ें बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं, प्लस माइनस 1,0, तो सेंटर वैसी तरीके से आपका एलिप्स जैसा है वैसे ही हाइपरबोला, तो इसका कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। और स्टैंडर्ड केस जो आपका है कि अगर आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही हैं ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट, तो यही स्टैंडर्ड एक हाइपरबोला बनता है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। मेरा आपसे ये पूछना है, अगर ये एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला है तो इसमें क्या आप देखो, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ उन्होंने क्या दी है सर, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ उन्होंने आपको कुछ कही है 2 sin थीटा। इस बात का मतलब समझो, अगर ये हमारा हाइपरबोला होता है तो हमने सीखा है सर -a,0 और a,0 आपके वर्टाइसेस होते हैं, याद है डिस्कशन। यानी अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं आपके अकॉर्डिंग ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी है, तो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर ये हमारे इक्वेशन है किसकी भाई, आपके हाइपरबोला की, तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हमारे लिए 2 है, जो कि उनके अकॉर्डिंग कितनी है, जो कि उनके अकॉर्डिंग है 2 टाइम्स sin थीटा। यानी अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालता हूँ तो a कितना आता है sin थीटा। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? आई होप इस बात को लेकर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर मुझे a पता चला है और मुझे AE,0 ये उसके लिए भी, या आपके हाइपरबोला के लिए भी AE,0 ही होगी, क्या आप इस बात को डाइजेस्ट कर पा रहे हो? ऐसा मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप समझो ना, ये कनफोकल है, मतलब जहां एलिप्स की फोकस है वहीं हाइपरबोला की भी फोकस होगी, बिल्कुल तय बात है सर। तो अगर मैं एलिप्स की फोकस के साथ हाइपरबोला की फोकस में चीजें ढूंढना चाहूँ तो देखो ध्यान से, ए तो आ चुका है sin थीटा। अब आपके अकॉर्डिंग एलिप्स की फोकाई क्या थी सर, एलिप्स की फोकाई जो हमने निकाली थी AE वो कितनी थी, अगर मैं अभी फिलहाल बात करूं +1,0 की, है ना, तो ध्यान से सुनना, मैं क्या लेता हूं +1, है ना। AE अगर डिस्टेंस वाइज बात करूं तो A भी एक पॉजिटिव एंटिटी है और E भी एक पॉजिटिव एंटिटी, तो AE कितना आएगा 1। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी, तो अगर उसे मैं कैपिटल E मान लूँ तो शैलाय से उसकी इसेंट्रिसिटी होती कैपिटल E, और अगर उसका A जो है सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस वो कैपिटल A है तो वो ये होता, और ये क्या होता है, ये भी आपकी फोकाई होती, यानी वन ऑफ द फोकाई होती, यानी एक फोकस होती। तो शैलाय से उनका जो AE है 1, ये हमारे अकॉर्डिंग भी AE ही होना चाहिए, इफ़ यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, क्योंकि ये कनफोकल है, यानी जहाँ पर AE,0 है वहीं पर कैपिटल AE,0 भी है, जहाँ पर एलिप्स के फोकस है वहीं पर हाइपरबोला के भी फोकस है। ये कनफोकल होने का मतलब होता है जो आप समझते हैं। तो क्या सर, तो देखो मैं इस बात को तो भूल जाता हूँ और इस बात में एक रिलेशन स्टैब्लिश करता हूँ। अच्छा, ए कितना था सर, ए था sin थीटा, है ना, तो ए था sin थीटा, और इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी को हमने माना E = 1। तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी आती है सर, वो आती है 1 sin थीटा, यानी क्या मैं उसे cosec थीटा लिख सकता हूँ। और हम जानते हैं cosec की जो रेंज होती है वो या तो -1 से -∞ होती है या 1 से ∞ होती है। तो क्लियर सी बात है, हम 1 से ∞ वाला जोन चुनेंगे, क्योंकि हाइपरबोला या एलिप्स इन सब कोनिक सेक्शन के कोनिक सेक्शन जो होते हैं इनकी इसेंट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है ना। यहाँ पर भी sin थीटा हम इसी तरीके से लेंगे कि हमें हमेशा 0 से 1 के बीच ही वैल्यूज मिले, क्योंकि ये एलिप्स की इसेंट्रिसिटी तक आपको पहुँचा रहा है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अब सर अगर आपको मिल रही हैं कुछ चीज़ें, है ना, कुछ चीज़ें क्या, वैसे sin थीटा इज नथिंग टू डू विद दैट, हम एलिप्स की इसेंट्रिसिटी एनीवे निकाल ही चुके थे। मेरा बस महज आपसे कंसर्न ये है, सुनना ध्यान से,
अगर मैं आपके लिए जानता हूं क्या कॉसेक थीटा और साइन थीटा, है ना, ए और ई बेसिकली मैं जानता हूं, तो मेरा आपसे पूछना है क्या मैं बी भी निकाल सकता हूं, क्या मैं बी तक पहुंच सकता हूं? क्योंकि अगर मैं बी तक पहुंच गया तो शायद मैं इसकी इक्वेशन लिख पाऊंगा। तो क्या ये क्वेश्चन बहुत टफ है? मेरा मानना है नहीं, क्योंकि अब आपको महज बी निकालना है। अब अगर मैं हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी और इनमें रिलेशन लिखूं तो क्या आप जानते हो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज 1 प्लस इसकी सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर अपॉन इसके सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट। और अगर ऐसा हम करते हैं तो एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर कितना आता है सर? वो आता है 1 प्लस, है ना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब बी तो हमें निकालना है, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो क्या मैं इस बी स्क्वायर के लिए थोड़े से चेंजेस करके इसको डायरेक्ट अपने फॉर्मूले में कन्वर्ट करके लिखूं? तो ऐसा लिख सकता हूं क्या? गौर से सुनना, ये ए स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा कितना? ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं फिर से रिपीट करता हूँ ये बात। पहले तो आपने ए स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जा रहा है? देखो हमने फॉर्मूला कन्वर्ट करना सीखा है, हमने बी स्क्वायर वाला वर्जन सीखा है, बट फिर भी आप भूल रहे हो तो मैं फिर से याद दिला देता हूँ। ऐसे सोच लो, ई स्क्वायर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, है ना, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। ये क्या किया? 1 को वहाँ शिफ्ट किया, और फिर क्या किया हमने? ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप अब आप कंफर्टेबल हैं। क्या मैं ए की वैल्यू जानता हूँ? हाँ सर, ए है आपका साइन थीटा, तो वो कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या थोड़ी देर के लिए मैं बी स्क्वायर को ऐसा लिख लूँ, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कोई आपत्ति तो नहीं है? ऐसा क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि मुझे ए और ई की वैल्यूज़ पता है। देखो ज़रा ध्यान से, ए ई कितना है सर? ए ई आपका 1 है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। बिल्कुल सही बात। तो जब आप बी स्क्वायर लिखते हैं तो वहाँ से आपको बी स्क्वायर कितना मिलता है? ए ई तो हो जाता है 1, और ए स्क्वायर कितना होगा सर? ए आपका साइन थीटा है तो हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। एंड आई होप आई नीड नॉट टेल यू, यहाँ से आप बहुत आराम से सीधे सीधे रिजल्ट निकाल पा रहे हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो बी कितना होगा सर? बी आपका प्लस माइनस कॉस थीटा मत कहिएगा, आप प्लस वाला ही वर्जन लेंगे, तो बी आया कॉस थीटा। अब अगर मुझे ए और बी पता चल चुका है तो क्या मैं हाइपरबोला की इक्वेशन लिख सकता हूँ? मेरा कहना है बहुत आराम से सर। आप क्या लिखेंगे हाइपरबोला की इक्वेशन? फाइनली आप लिखेंगे हाइपरबोला की जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी? वो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कितना? साइन स्क्वायर थीटा, प्लस सॉरी हाइपरबोला है तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर यानी कितना? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है सर? ऐसा ऑप्शन तो मुझे नहीं दिख रहा, पर अगर आप साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के रेसिप्रोकल ले लें तो सर बहुत आराम से हम एक ऑप्शन अच्छे से देख पा रहे हैं, जो कि आप सब जानते हैं ऑप्शन है। क्यों सर? क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ। तो कुछ इसमें टफ था क्या? दो बातें, अगर उसने ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ आपको दी थी तो इससे आप ए की वैल्यू तक पहुंच गए। जब उसने कहा ये कनफोकल थे तो ऑर्थोगोनैलिटी वाली कंडीशन पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बस जैसे उसने कनफोकल कहा तो मैं इसकी सेंट्रिसिटी यानी इसकी फोकाई तक पहुंच गया ए और ई की हेल्प से, तो उससे मैं इसकी फोकस तक पहुंच गया, उससे हमने बी तक पहुंच गए, तो ए और बी जब निकल गए तो हमारा आंसर आ गया। मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था, ऐसा मेरा मानना है। क्या हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखता है, गौर से पढ़िए। लेट एल एल डैश बी द लेटस रैक्टम थ्रू द फोकस ऑफ द हाइपरबोला। तो सर एक एल एल डैश है लेटस रैक्टम किसकी? हाइपरबोला की। और ऑफ कोर्स लेटस रैक्टम है तो फोकस से तो जानी तय है, क्योंकि ये बात तो उसने एडिशनली कही ना, लेटस रैक्टम हैज टू पास थ्रू द फोकस। क्योंकि अगर वो कहता है डबल ऑर्डिनेट थ्रू द फोकस तो मैं कंक्लूड करता सर वो लेटस रैक्टम की बात कर रहा है, पर यहाँ तो सारी बातें सॉर्टेड हैं, बिल्कुल सॉर्टेड है। अच्छा, वो कह रहा है ए डैश जो है वो फार्दर वर्टेक्स है ना, समझेंगे। जहां भी आप लेटस रैक्टम बनाओ तो उसके रिस्पेक्ट में 2 वर्टाइसेस बनेंगी। अब जो दूर वाली वर्टेक्स है उसको आप एल एल डैश के रिस्पेक्ट में ए डैश, वो दूर वाली जो थोड़ी दूर है वो वाली लीजिएगा। सर बना लेंगे, फिर क्या? इफ ट्रायंगल ए डैश एल एल डैश इज इक्विलैटरल, बहुत बढ़िया है ना, तो हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी वो पूछ रहा है। आप सुनना, मजेदार क्वेश्चन है। कैसे है सर मजेदार? गौर से देखो। मुझे एक बात बताओ, अगर ये रहा आपका लेट्स से कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना, और इसी तरीके से अगर मैं बनाऊं ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, सुन रहे हैं आप लोग? गौर से सुनिएगा, बस यहीं से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर आपने इसे ठीक से ड्रॉ कर लिया ना, और अगर आपने इसे ठीक से बना लिया तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मान लो ये आपका क्या बन रहा है? ये आपका लेट्स से हाइपरबोला बन रहा है। गौर से सुनिएगा। अब आपने क्या किया सर? इस हाइपरबोला पर आपने बनाए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, तो लेट्स से ये वो इक्विलैटरल ट्रायंगल मुझे बनता हुआ दिख रहा है। लेट्स से ये यहाँ जा रहा है, ये कहीं यहाँ जा रहा है, मोटा मोटा मान लेते हैं, और इन दोनों को मिलाए तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। और इससे मैं थोड़ा सा परपेंडिकुलरली ही एडजस्ट कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से मुझे ये आपका
बनता हुआ जाता हुआ दिखेगा। क्या आप सब इस बात से एग्री करते हैं? ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। अब इसमें क्या है, ये जो आपका है ये है L और ये है L डैश, है ना, तो लेटस रेक्टम के एक्सट्रीम्स हो गए, बिल्कुल सही बात है। और क्या सर, और ये एक पॉइंट है, एक वर्टेक्स ये भी थी, पर आप कौन सी वर्टेक्स लीजिए, ये वाली A डैश और ये A, क्योंकि फार्दर वर्टेक्स की वो बात करें। और ये जो ट्रायंगल है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऐसा वो कह रहा है। सर सारी बातें छोड़ो, आप मुझे कुछ बातें बताओ। ये A डैश है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -a,0। ये लेटस रेक्टम है तो इसका ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा? सर लेटस रेक्टम फोकस से पास होती है, तय बात है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? AE,0। अगर ये कोऑर्डिनेट AE,0 है तो आप AE,0 पास करिए हाइपरबोला की इक्वेशन में, तो यहाँ पर आपको उसका एक एक्सट्रीम मिलेगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट तो A ही रहेगा, क्योंकि आपकी लेटस रेक्टम कॉन्जुगेट एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स के साथ पैरेलल रहती है, आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस परपेंडिकुलर रहती है। अब क्या, अगर AE मिला तो y कोऑर्डिनेट वैसे हमें याद है b²/a, बट अगर आप भूल जाएं तो आप क्या पास करिए इस हाइपरबोला इक्वेशन में। स्टैंडर्ड हाइपरबोला माने कहीं नहीं जाना है आपका, स्टैंडर्ड हाइपरबोला मतलब x²/a² माइनस y²/b² = 1। तो इस हाइपरबोला की इक्वेशन में अगर मैं AE,0 पास करता हूँ तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा? सर y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा b²/a। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? क्योंकि आप याद करो, इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि टोटल लेटस रेक्टम की लेंथ आपकी 2b²/a होती है, तो b² ये होता है, b² ये होता है। आई होप आप भूले नहीं हो। तो इस तरीके से आपको ये कुछ कोऑर्डिनेट्स मिले। इससे क्या, उसने एक हिंट दी आपको। हिंट क्या दी? कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सर ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये ना सिर्फ इसकी मीडियन होगी, बल्कि ना सिर्फ इसका अल्टीट्यूड होगा, बल्कि ना सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, बल्कि एंगल बाइसेक्टर भी होगा, क्योंकि आपका ये कैसा ट्रायंगल है? आपका ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और यहाँ पर हर एक चीज़ सिमेट्रिकल होती है। मतलब अगर ये A डैश पर जो है ट्रायंगल आपका वर्टेक्स पर जो एंगल बना रहा है, अगर वो 60 डिग्री है, तो शलाई से ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये L डैश है और इस फोकस को मैं कहता हूँ लेट्स से S थोड़ी देर के लिए, तो आप देखो ट्रायंगल A डैश S L में, मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ आपसे? मैं आपसे कह रहा हूँ ट्रायंगल A डैश S L में। A डैश S L में क्या आप 2-3 बातें जानते हो? क्या आप ये जानते हो कि A डैश S की लेंथ कितनी है? क्या आप ये जानते हो कि L S की डिस्टेंस कितनी है? क्योंकि अगर मुझे परपेंडिकुलर और बेस पता है तो क्या मैं 10-30 अप्लाई कर दूं? आई होप आपको क्लिक कर रहा है। हम थोड़ा ट्रिको अप्लाई कर रहे हैं, और ये 10-30 को लेकर तो आपको कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं। अब 10-30 क्या होगा? सर 10-30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है सर? परपेंडिकुलर है LS और बेस क्या है? AS डैश, मतलब SA डैश, है ना। तो ये जाने वाला है LS अपॉन A डैश S। सर अब LS कैसे निकालोगे? मेरा कहना है आप जानते हो, जब मैं लिख रहा था तभी आप जान गए थे मेरे ख्याल से कि LS क्या होगा। गौर से देखो भाई, ये L से S की डिस्टेंस, मतलब ये L का y कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये आपके y एक्सिस के पैरेलल है, और ये डिस्टेंस हम जानते हैं कितनी है? b²/a। तो सर LS तो पता चला मुझे कितना? LS मुझे पता चला b²/a। बाय द वे 10-30 आप मुझे सिखा सकते हो क्या? सर 10-30 होता है 1/√3, तो यहाँ तो आप लिख लेंगे क्या? 1/√3। और LS कितना आ रहा है? LS जस्ट अभी हमने निकाला b²/a। सो न्यूमरेटर will be b²/a। What about A डैश S? सर A डैश S क्या है? आई होप आप देख पा रहे हो। A डैश S आपकी ये लेंथ है। A डैश S अगर आप देख पा रहे हो तो ये लेंथ है। सर इसमें क्या, ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस कितनी है? A, और ये डिस्टेंस कितनी है? AE। क्या आप समझ पा रहे हो? ये डिस्टेंस है A और ये डिस्टेंस है AE, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सर वो होगी A प्लस AE। आई होप अभी तक तो कोई कन्फ्यूजन, डाउट, क्वेरी या कंसर्न नहीं है। हर एक बात बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली समझ आ रही है, कोई दिक्कत भाई? चलो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और इस पर ही बात करते हैं। गौर से सुनिएगा। सर सिंप्लीफिकेशन में करना क्या है आप सोच के देखो। आप इसको ऐसा मान सकते हो कि अगर आपको कन्फ्यूजन है तो अपॉन में 1, इसको ऊपर लेके गए तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो वहाँ पे देखना ये 1/√3 तो मैं एज इट इज़ रखता हूँ, लेकिन राइट हैंड साइड पर b² तो न्यूमरेटर में होगा, लेकिन डिनोमिनेटर ये A और ये A बाहर होके क्या आ जाएगा? सर ये आ जाएगा आपका A², है ना। और इसके साथ मुझे क्या दिख रहा होगा? 1+E। इसके साथ मुझे क्या दिख रहा होगा? 1+E। तब ऐसा क्यों कर रहे हो सर? बस गौर से सुनो, छोटा सा काम करो, चाहो तो यहीं देख लो, पर नहीं दिख रहा है तो 1+E को यहाँ शिफ्ट करो, आपको दिख जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूँ? गौर से देखो, देखना मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है स्टूडेंट्स। अब 1+E को यहाँ शिफ्ट, 1+E तो आपका ये हो जा रहा है, बिल्कुल हो जा रहा है सर। आगे क्या? √3 को यहाँ भेज दिया, तो √3 को यहाँ भेजा था। √3 तो है, पर b²/a² का क्या करें? अब याद करो, आपने ये पढ़ रखा है कि सर एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर होता है 1+√a²।
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर मैं 1 को इधर ले आऊँ तो शैल आई से ई स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डू यू ऑल एग्री विद दैट? तो ये जो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बच रहा है इसकी जगह मैं लिखता हूँ क्या, ई स्क्वायर माइनस 1। अब क्या, अब गौर से सुनो, जब आपने लिखा ई स्क्वायर माइनस 1 तो ये लेफ्ट हैंड साइड ये तो लिखा ही है ई प्लस 1 अंडर रूट 3 को एज इट इज। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ ई प्लस 1 टाइम्स ई माइनस 1? आई होप आप बात समझ पा रहे हो। और इससे क्या, इससे एक छोटा सा काम मैं करना चाह रहा हूँ, वो ये कि ई प्लस 1 से इस ई प्लस 1 को कैंसिल, तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू वॉट, ई माइनस 1, सॉरी आई एम रियली सॉरी, अंडर रूट 3 टाइम्स ई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब अंडर रूट 3 को उधर भेजा तो ई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, माइनस 1 को उधर भेजा तो ई जो आता है वो आता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। और अगर अब आप यहाँ से ई को लिखें तो देखो भाई ई क्या आ रहा है, गौर से देखिएगा, यहाँ से जब आप ई को लिखते हैं तो क्या पाते हैं, ई जो होता है वो होता है अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3। आई होप ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन हमारे पास है, हमारे पास है ऑप्शन डी, जिसे आप मार्क करके आगे बढ़ें। क्या ये एक आसान सा क्वेश्चन समझ आया? किस पर बेस था? एक बेसिक सी प्रॉपर्टी कि आपको लेटस रेक्टम, आपको उसके एक्सट्रीम्स, आपको वर्टाइसेस और ये डिस्टेंसेस और इनकी बेसिक सी प्रॉपर्टीज पता है नहीं। अगर आप इन बेसिक सी चीज़ों को यूज़ करें तो इक्वेशन हाथों हाथ इस तरीके से हम खत्म कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है वो? एक वेरिएबल कॉर्ड है ना, हाइपरबोला की, उसमें उसने बोला है बी ए से बड़ा है, इसका जो भी मतलब है समझेंगे। तो इस हाइपरबोला की एक वेरिएबल कॉर्ड है। सर वेरिएबल कॉर्ड मतलब कॉर्ड फिक्स्ड नहीं है। अब वो क्या कर रहा है, वो सबटेंड करती है राइट एंगल, वो सबटेंड करती है राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, है ना। आपने एक कॉर्ड बनाई है और सर जब उस कॉर्ड से सेंटर को मिलाया तो उस कॉर्ड को जब सेंटर से मिलाया तो आपको ये बात पता चली कि उसने ओरिजिन पर आपका क्या एंगल सबटेंड किया है, आपका राइट एंगल सबटेंड किया है। तो क्या पूछ रहा है वो कि ये कॉर्ड क्या करती है, ये कॉर्ड टच करती है, फिर कुछ ऑप्शंस दिए गए। मैं सारे ऑप्शंस स्टडी करूंगा पर पहले तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। अब सारी बातें छोड़ो, एक वेरिएबल कॉर्ड, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को मैं क्या मान सकता हूँ, मैं अपनी सहूलियत से एक स्ट्रेट लाइन मान लेना चाह रहा हूँ। अच्छा, जब मैं इसे मान ही रहा हूं तो मैं किसी भी तरीके से मान सकता हूं, जैसा आपको ठीक लगे। इसे मैं इस फॉर्म में मान रहा हूं। अगर आपको याद आ रहा हो तो देखो ध्यान से, क्या आपको याद है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है ना, अगर एक स्ट्रेट लाइन है और अगर उस पर मैं ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, आई होप आपको याद है, अगर उस परपेंडिकुलर की लेंथ है p और जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो एक एंगल बना रहा है अल्फा। आई होप आपको ये बातें याद है, अगर आप भूले नहीं हो तो मैं फिर से याद दिलाता हूँ किसी एक दूसरे तरीके से, है ना। इसको हम क्रिएट करके ही देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएँ। आपको याद होगा अगर ये आपका है लेट्स से वाई एक्सिस और ये रहा आपका एक्स एक्सिस, है ना, और इस दरमियान अगर लेट्स से आपकी कहीं ना कहीं रही ये एक स्ट्रेट लाइन। अब आपको ये बात याद होगी कि इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हम बहुत सारे तरीकों से लिखते आए हैं, जैसे कि एक तरीका कि अगर इस स्ट्रेट लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, इफ़ आई वर टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस ऑन दिस स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन, तो ये वो परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही बात है। अब जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो अगर ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की एक तरीके की इक्वेशन तो हमने सीखी है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक आप कौन सी इक्वेशन जानते हो सर, एक इक्वेशन आप ये जानते हो इंटरसेप्ट फॉर्म में, आई होप आपको वो भी याद है। पर एक और फॉर्म हम जानते हैं सर कि अगर आपने यहाँ ओरिजिन से अगर एक लाइन को मतलब इस तरह की एक लाइन है, उसको उस पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उस पर जब आपने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो लेट्स से इस पॉइंट को, इस लेंथ को मैं क्या कहता हूँ, P, है ना। अब क्या, अब गौर से सुनो, आप एक बात समझ पा रहे हो क्या कि सर देखो आप इस राइट एंगल जो ट्रायंगल में देखो, क्या आपसे अगर मैं पूछूं ये लेंथ, तो ये लेंथ आप बता सकते हो क्या? देखो ये अगर एक आपको एक साइड पता है और ये साइड आप जो भी है नहीं भी पता है, पर आपको ये एंगल पता है। अब सुनना ध्यान से, ये हाइपोटेन्यूस है, बिल्कुल है सर, ये एंगल है और ये एंगल की नीचे वाली साइड है। तो शैलाई से अगर ये मैं लेंथ निकालना चाहूँ, जैसे इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूँ ए और इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूँ बी, है ना, तो अगर मैं ये ओ ए निकालना चाहूँ तो सबसे पहली बात तो ये कि सर ओ पी मतलब सॉरी, अगर मैं इस पॉइंट को कहता हूँ लेट्स से सी, तो ओ सी अपॉन ओ ए, पी तो उसकी लेंथ है, आई एम रियली सॉरी, तो ओ सी अपॉन ओ ए आपका कॉस थीटा होगा। आप बात समझ पा रहे हो क्या? मैं फिर से कह देता हूँ कि ओ सी अपॉन ओ ए आपका कॉस थीटा होगा। ये बात हमने स्ट्रेट लाइन्स में पढ़ी है, बट फिर भी अगर अभी याद दिलाऊं तो आपको ऐसे याद आ रहा होगा। और ये एंगल कितना है, अल्फा, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो ओ सी अपॉन ओ ए आपका कॉस अल्फा है। अगर मैं यहाँ से आपसे ओ ए पूछूँ तो आप ओ ए को क्या कहोगे सर? वो हो जाएगा ओ सी अपॉन कॉस अल्फा, वो क्या हो जाएगा ओ सी अपॉन कॉस अल्फा। इसे ऐसे ही रखिए, यानी ओ ए अगर ये लेंथ है जिसको अगर मैं ओ सी अपॉन कॉस अल्फा लिख रहा हूँ तो ये पी है और ये कॉस अल्फा है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर? वो होंगे पी अपॉन कॉस अल्फा कॉमा 0। आप सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट निकालो, वो क्या होगा
फिर वही बात आप आराम से निकाल लेना। जब आप b के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो वो निकल कर आएंगे 0, p अपॉन साइन अल्फा। सेम लॉजिक, सेम कहानी, सेम स्टोरी आप बिल्ड करिएगा। ये 90 डिग्री है तो 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा। उस तरीके से आप साइन, यानी आप इस बार परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अप्लाई करना, आपको p अपॉन साइन अल्फा मिल जाएगा, जो आप कर लेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं इंटरसेप्ट्स अगर मुझे पता है इस स्ट्रेट लाइन के, जो कि क्या है, देखो x इंटरसेप्ट है p अपॉन कॉस अल्फा, y इंटरसेप्ट है p अपॉन साइन अल्फा, तो क्या मैं इसकी लेंथ, मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ? बहुत आराम से लिख सकते हैं सर। इसकी इक्वेशन क्या होगी? x अपॉन, आई होप आप समझ पा रहे हो, x इंटरसेप्ट कितना है? p अपॉन कॉस अल्फा प्लस y अपॉन p अपॉन कितना? साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म पे मैं जा रहा हूँ, इस आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से, आई होप आप समझ पा रहे हो, लेकिन उसमें कुछ इस तरीके से कि मैं ये एंगल अल्फा और लेंथ पर बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मुझे एक्चुअली इसकी ज़रूरत है इस क्वेश्चन में, इस लेंथ की। इस क्वेश्चन में जो बात कर रहे हैं ना कॉर्ड को लेकर, उसके लिए मैं इस फॉर्म पे आना चाह रहा हूँ और इसीलिए हमने ये बात पढ़ी है। अब इसमें आप क्या करोगे सर? इसमें मैं, आप ध्यान से देखो, सिंपल सा काम करने जा रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो देखो, कॉस अल्फा ऊपर गया तो एक्स कॉस अल्फा, साइन अल्फा ऊपर गया तो वाई साइन अल्फा, दोनों की डिनोमिनेटर में p, तो p वहाँ चला गया, तो कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो हमने पढ़ी है, और यही बात हमने पढ़ी है कि अगर परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉप किया उसकी लेंथ p हो और वो अल्फा एंगल बनाए, तो आप ये इक्वेशन लिखते हैं। बस चूंकि एक बार और समझाना था तो समझ में आ गया होगा, अब मेरा मानना है। अच्छा, ये इक्वेशन है, तो मैं उस कॉर्ड के लिए जब जाना चाह रहा हूँ तो गौर से सुनना। वो जो कॉर्ड है वो मैंने ये मान लिया। कॉर्ड मैंने क्या मान लिया? कॉर्ड मैंने मानी लेट्स से x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो कॉर्ड है ये इस हाइपरबोला पर राइट एंगल सबटेंड करती है इसके सेंटर पर। इसका मतलब क्या है, पहले तो मैं वो आपको समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो। देखो, आपके पास क्या है सर? आपके पास ये आपका कॉन्जुगेट एक्सिस और लेट्स से आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है ना। इसमें क्या हुआ? इसमें एक हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, कोई नई बात नहीं है ना। b बस ऐसे बड़ा है, जो भी होगा उसका मतलब देखेंगे। इसमें एक कॉर्ड है, इसमें क्या है? ये कॉर्ड है ना। मान लिया जाए ये कॉर्ड है। कॉर्ड क्यों है? क्योंकि ये इसको दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है। ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, अगर उसे मैंने इस हाइपरबोला के सेंटर से मिलाया, उन पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं करना ना, डोंट कंफ्यूज इट विद द टेंजेंट्स। मैंने क्या किया? जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है उन पॉइंट्स को मैंने किससे मिलाया? इस हाइपरबोला के सेंटर यानी टेक्निकली ओरिजिन से। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, उनका कहना है कि ये जो एंगल है ये आपका एक 90 डिग्री एंगल है। क्या आप ये बात समझ पाए? यही बात वो कहना चाह रहा है। अब सारी बातें छोड़ो, हमने उस कॉर्ड की इक्वेशन क्या मानी है सर? हाइपरबोला तो है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जहाँ पे बी ऐसे बड़ा है, कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। और कॉर्ड की इक्वेशन आपने मानी है एक्स कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। अब एक तरीका, क्या सुनना ध्यान से, एक तरीका जो कि बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ इस तरीके को सुनो और इसे डिस्कार्ड करो। सुन लो, क्योंकि कुछ क्लिक ना करे तो एक क्लिक होगा। इस लाइन का इस कर्व से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो कि मुझे ये दे देगा, और एक और आएगा जो कि मुझे ये दे देगा। फिर ओरिजिन, क्योंकि सर्कल का, सॉरी हाइपरबोला का सेंटर है, इससे मैं इसकी स्लोप निकालूंगा, इसकी स्लोप निकालूंगा, और दोनों परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 रखूंगा, और जो भी वो कंडीशन है फिर वो फुलफिल होते हुए देखेंगे। मैं कह रहा हूँ इसके अलावा एक और तरीका है। आप याद करो, सारी बातें भूल जाओ। एक और तरीका ये हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास एक कर्व है, अगर आपके पास एक कर्व है और उसको एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है, याद करो स्टूडेंट्स, जैसे अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, है ना, और कर्व मैं एक सिंपल सा ले रहा हूँ। अब यहाँ पर ax स्क्वायर और by स्क्वायर नहीं लेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को मैं थोड़ा अलग ले लेता हूँ, lx प्लस my प्लस n जैसा, है ना। यह एक्चुअली आपने पढ़ा है, मैं आपको अगर याद दिलाऊँ तो होमोजेनाइजेशन वाली प्रोसेस हम दोहरा रहे हैं। ये कितना है? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस, है ना, आप पूरी इक्वेशन जानते हो ना, 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस कर्व को जहां इसने इंटरसेक्ट किया, उन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं, लेट्स से ए और बी। तो ये पॉइंट है अगर ए और ये पॉइंट है अगर बी, तो ए और बी को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन, ए और बी को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन, है ना। ये जो दो स्ट्रेट लाइंस आपकी बनी है जिनको ए और बी ने ओरिजिन से ज्वाइन कर रखा है, मतलब ये जो है, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ओ ए और ओ बी। क्या इन दोनों लाइंस की, स्ट्रेट लाइंस की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब कंबाइंड इक्वेशन में लिख सकता हूँ क्या? आई थिंक सर आप लिख सकते हो। वो आप होमोजेनाइजेशन से अचीव करते हो, अगर आपको याद आ रहा है तो। होमोजेनाइजेशन का क्या मतलब है? पहले तो आप इसे देखो, lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसे फिर से लिखूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ? n इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ lx
प्लस एम वाई। इसमें अगर थोड़ा सा और करेक्शन करें तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन में एन। अब ये जो 1 की वैल्यू है ये हम यहाँ रिप्लेस करेंगे किस तरीके से कि देखो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, बट यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 0 है। तो यहाँ पर मैं 1 से, यहाँ पर मैं 1 से और यहाँ पर 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई अगर करूँगा तो मुझे हर जगह पावर 2 मिल जाएगी। होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस है जो आपको याद होगा। और जब आप इसे होमोजेनाइज कर देते हैं कर्व को किसी स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में, तो आपको जो कर्व और स्ट्रेट लाइन जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन दोनों पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन्स की, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स की कंबाइन इक्वेशन मिल जाती है। ये बात हमने पढ़ी है, भूले तो नहीं हो। अच्छा, अब अगर मैं इस बात को आपको ठीक से समझाना चाहूँ तो यहाँ पर भी तो वैसा कुछ हो रहा है। समझो, इस स्ट्रेट लाइन ने जो कि इसकी कॉर्ड है, इसे इस कर्व को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया। जहां इंटरसेक्ट किया उनको जब ओरिजिन से मिलाया तो 2 लाइंस बनी। यहाँ तक बात समझ आई? तो पहले तो इस पर बात करते हैं। सर अगर इसे होमोजेनाइज करना है तो देखो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पर पावर 2 है, बस यहाँ पर पावर 0 है, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। 1 स्क्वायर मतलब क्या सर, यहाँ से आप 1 ढूंढोगे स्ट्रेट लाइन से, है ना। तो स्ट्रेट लाइन से 1 अगर मैं ढूंढने चला तो क्या मिलेगा? देखो भाई, स्ट्रेट लाइन से अगर आपने 1 ढूंढा तो वो दिखेगा एक्स कॉस अल्फा अपॉन पी प्लस y साइन अल्फा अपॉन पी इज इक्वल टू 1। मैंने p को इधर ले आया, है ना। अब जो आपके कर्व की इक्वेशन है वो क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 1। अब उस 1 को क्या किया? उस 1 का मैंने स्क्वायर किया। अब 1 का स्क्वायर मतलब इस 1 का स्क्वायर, यानी कि क्या? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा अपॉन पी का होल स्क्वायर। क्या आप ये बात समझ पाए? कोई आपत्ति, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? अब जरा ऐसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो, देखते हैं कि चीज़ें क्या बनती है। गौर से सुनिएगा। जब इसे आपने सिंप्लीफाई किया तो ध्यान से नोटिस करिए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझना। इसका जब स्क्वायर किया तो एक्स कॉस अल्फा का स्क्वायर कितना? सर वो हो जाता है एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस जब इसका स्क्वायर किया तो कितना आ जाता है? सर हो जाता है वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, एक और टर्म दिखेगी 2xy, है ना, प्लस कितना? 2xy कॉस अल्फा साइन अल्फा। एक और छोटी चीज देखेगी डिवीजन में पी स्क्वायर, मैं उसे यहाँ ले आ रहा हूँ, तो ये क्या दिखेगा? ये दिखेगा पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा रीराइट करते हैं, इसे थोड़ा दोबारा लिखते हैं थोड़े ठीक से, है ना। अगर इस इक्वेशन को इफ आई वर टू रीराइट, इस इक्वेशन को थोड़ा प्रॉपर्ली अगर हम लिखना चाहें तो इक्वेशन क्या बनती है? गौर से देखना। सबसे पहले तो मैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को रीराइट कर रहा हूँ, तो वो क्या दिखेगा? देखो, इसको उठा के मैं उधर लेकर गया तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। तो पहले तो क्या दिखेगा भाई? पहले आपको दिखेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर। आप सब इस बात से सहमत हैं? प्लस गौर से सुनते जाइए, अगली जो टर्म आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी? मैं वाई स्क्वायर वाली टर्म्स की बात कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये उठ के उधर गया तो पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये कितना दिखेगा? सर ये आपको दिखेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अल्फा टाइम्स वाई स्क्वायर। खैर हमारे लिए दोनों ही काम के हैं, इसके अलावा ज़्यादा डिटेल काम के नहीं है, बट फिर भी बची हुई टर्म्स क्या है? सर बची हुई एक ही टर्म है, वो क्या? 2xy। अच्छा, साइन अल्फा कॉस अल्फा को क्या 2 साइन अल्फा और xy लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी लिख लो, है ना। तो उसे मैं क्या लिख ले रहा हूँ? उसे मैं लिखता हूँ मतलब 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा है तो उसे मैं लिख लेता हूँ साइन 2 अल्फा, है ना, टाइम्स क्या? xy इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और क्लियर सी बात है सर, ये आपकी वो स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि 0,0 को सेटिस्फाई कर रही है, तो होना ही था ना। OA और OB दोनों ओरिजिन से पास होती हैं। अब आपसे जब कोई कहे, जब कोई समझदार शख्स ये कहे कि ये जो 2 लाइन्स हैं अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हम जानते हैं अगर 2 लाइन्स, आप ये याद करो, अगर आपकी स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, है ना, प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, है ना, और ये दोनों जो लाइंस होती हैं, ये जो दोनों लाइंस की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है, अगर इसमें जो 2 लाइंस हैं अगर वो परपेंडिकुलर हैं, तो हमने ये सीखा है कि सर उस केस में आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उनका सम आपका 0 होता है। क्या आपको ये बात याद है? हमने ये बात बहुत डिटेल्ड मैनर में पढ़ी है कि आपके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 होता है। मतलब अगर यही बात मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? सर वो है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? सर वो है साइन स्क्वायर अल्फा
प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। डिड यू ऑल गेट दैट? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? ये सब क्यों किया सर आपने? बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, शायद आपको समझ जाएंगी चीज़ें। एक बात बताएं, आप कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, सर ये होता है 1, है ना? अगर ये होता है 1 तो मैंने कुछ तो गलत लिखा है, हाँ मैंने एक गड़बड़ की है। इसको हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे ए स्क्वायर, ये था ए स्क्वायर। अब आप एक काम करो, इस पार्ट को उठा के वहाँ भेजो, तो ये क्या बनता है सर? ये बनता है पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस बात से फ़र्क क्या पड़ रहा है, इस बात से फ़ायदा क्या हो रहा है, इस बात से कंक्लूजन या निष्कर्ष क्या निकल रहा है? अब आप पी को देखो, पी स्क्वायर को देखो। अगर आपसे मैं पूछूं पी स्क्वायर, तो अगर आप पी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या बच रहा है सर? पी स्क्वायर जो भी बच रहा है, अंदर जो भी बच रहा है वो क्या बच रहा है? देखो पी स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और जब उसे उस तरफ भेजा तो क्या बचता है सर? ये बचता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और हमसे कहा गया था उसने कि b जो है वो a से बड़ा है, हमसे कह रहा था वो b जो है वो a से बड़ा है। अगर b a से बड़ा है तो शैलाई से ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि ये पॉजिटिव और b और a, तो जब b a से बड़ा है तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। यानी p स्क्वायर एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव वैल्यू है, एक फिक्स्ड वैल्यू है। मतलब p को कोई अल्फा या कोई डिसाइड कर ही नहीं रहा है। p को लेकर एक बात तय है कि वो a और b से डिसाइड हो रही है, जो कि फिक्स्ड है, क्योंकि हाइपरबोला गिवन था। अब बात समझना, p जो है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, p जो है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, क्योंकि p क्या निकल कर आ रहा है सर? p जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन, मैं इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही रख रहा हूँ। आप एक बात समझो, एक स्ट्रेट लाइन जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स कर दी जाए, एक स्ट्रेट लाइन जो कि वेरिएबल है, उसमें आप ये देख पा रहे हो, एक ऑब्जर्वेशन ये, कि उसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स्ड है, क्योंकि उसमें उसकी जो डिसाइडिंग पैरामीटर्स हैं, जो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, वो है ए और बी, और ए और बी तो फिक्स्ड है ना। और अगर एक ऐसी लाइन की मैं बात करूं जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स हो, तो आप क्या कहोगे? सोच के देखो। ऑप्शन ए को भी हटाओ, ऑप्शन बी, सी और डी पढ़ो। अब फिक्स्ड एलिप्स नहीं सर, अगर एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें उसमें एक स्ट्रेट लाइन है तो वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है। ये कैसी लाइन है? ये एक वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। इस स्ट्रेट लाइन की खास बात यह है कि इसकी ओरिजिन से, इस पर जो पॉइंट लाई कर रहा है, उसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स्ड है। किसी एक पॉइंट से कोई डिस्टेंस फिक्स्ड है। आपको समझ आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ? तो सर ऐसा कोई पाथ एलिप्स तो फॉलो नहीं करता है। अब फिक्स्ड हाइपरबोला नहीं, एक फिक्स्ड पैराबोला भी नहीं। आप सोच के देखो ना, एक सर्कल क्यों? क्योंकि इस p की वैल्यू फिक्स हो गई, मतलब इसकी जो ओरिजिन यानी 0,0 से डिस्टेंस क्या, जो कि डिस्टेंस है, जो कि कितनी है सर? p फिक्स्ड है। तो एक ऐसे पॉइंट का मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसे पॉइंट का मैं लोकस ढूंढ रहा हूँ जो कि ओरिजिन से एक फिक्स्ड डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। ये p यही तो हेल्प कर रहा है हमारी जानने में। और अगर ऐसा है तो मैं क्या कहूँगा सर? ये एक सर्कल है, क्योंकि movement of a point in such a manner that its distance from a fixed point remains constant, then that clearly dictates a circle। और अगर मैं आपसे पूछूं सर्कल का सेंटर क्या होगा, तो सर्कल का सेंटर है ओरिजिन, और इस हाइपरबोला का सेंटर भी तो ओरिजिन है, तो वो यही तो कह रहा है एक फिक्स्ड सर्कल। फिक्स्ड सर्कल क्यों? क्योंकि उसकी रेडियस फिक्स्ड है p, क्योंकि p कहाँ से फिक्स हुआ? इन a और b से, जो फिक्स्ड थे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिए थे, और a और b फिक्स्ड हुए तो p फिक्स हुआ, मतलब सर्कल आपका फिक्स हो गया। और सर्कल जब फिक्स हुआ तो उसका सेंटर क्या निकला सर? ओरिजिन 0,0। क्या ये क्वेश्चन टफ था सर? बिल्कुल भी नहीं। पर हाँ, इसमें मैटर ये था कि आप जिस तरीके से इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं वैसे करते, पर एडवाइस्ड ये है कि इस बार जब आप स्ट्रेट लाइन लें तो वो इस तरीके से ले लेते तो बात बन जाती। सर हमें कैसे क्लिक करेगा? नहीं करेगा। आप स्ट्रेट लाइन अपनी या तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लेंगे या वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे, पर वहाँ से भी करेंगे तो आप कुछ इस तरीके के कंक्लूजन तक पहुँचेंगे। पर मैं कह रहा हूँ, अगर आपकी सहूलियत में बढ़ाना चाहूँ, आपको और आसानी से कंफर्टेबली समझाना चाहूँ, तो आप ऐसे भी इस तक आ सकते हो। कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, पर समझ अच्छे से आ जाएगा। क्या ये पूरा क्वेश्चन बहुत प्रॉपर्ली समझ आया? मेरे ख्याल से अब तो कोई डाउट या परेशानी नहीं है। तीनों क्वेश्चंस क्लियर हुए। इसी तरीके से हम ये कहानी कंटिन्यू करते रहेंगे और हाइपरबोला के सारे कंसेप्ट्स को रिकॉल करते चलेंगे और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। और इसके साथ JEE एडवांस्ड के PYQs के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी हमारी खत्म, और फिर हम शुरू करेंगे कैलकुलस, फिर बेशक वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। इस तरीके से आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की तैयारी अश्योर्ड है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम
100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।